सीडीपी क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि इससे पहले की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी आप लोग ज़रूर देखिएगा। 4 क्लास हो चुकी है सीडीपी की। इसमें फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है, व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है इसके बारे में सब कुछ डिटेल में देखा है। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी, विकास की अवधारणा, विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, जैसा कि आपने देखा होगा कि सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड क्लास जो थी उसमें हम लोगों ने लेव वाइगोस्की से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी डिटेल थे, उसके सारा जो है हम लोग टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज सब कुछ देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने सभी जितने भी आपके जो क्लास लिए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, जैसा कि सीटेट 20 अगस्त को जो पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो मैं वो टॉपिक आपसे करवा रही हूँ। उसके बाद जो है उसके क्वेश्चन को ऐड कर रही हूँ कि ये जो है आपसे पूछा गया है। तो आई होप ने आप सभी ने देखा होगा। वहीं दोस्तों जिन प्याजे से आपने देखा है कि 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, वहीं वाइगोस्की से भी आपने देखा है। तो मैंने सब कुछ करवाने के बाद आपको क्वेश्चन भी दिखाया है। और आज की ये क्लास जो है लॉरेंस कोहल वर्ग, जैसा कि यहाँ से भी अगर आपने 20 अगस्त का सीटेट का एग्जाम दिया होगा जिन अभ्यर्थियों ने, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा है, लेकिन यहाँ से हर साल जो है 2 नंबर 3 नंबर उठाता है। तो आप जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दे लिया है, कुछ नंबर से रुक गए हैं, या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, आगे जो एग्ज़ाम होने जा रहा है सीटेट का, आप सभी जो है दोस्तों सीरियल वाइज क्लास लेते रहिए। और ईवीएस के लिए बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, ईवीएस की क्लास आपकी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जो भी क्लास आपको चाहिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, मैंने सिलेबस भी आप सभी को शेयर किया है कि पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर सेकेंड दोनों का सिलेबस जो है सेम है। बस ये है कि क्वेश्चन जो पूछता है ना उसका लेवल थोड़ा सा हाई कर देता है 6 to 8 के लिए। तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं अलग से करवाऊंगी, पेपर फर्स्ट की अलग करवाऊंगी, पेपर सेकंड की अलग करवाऊंगी, लेकिन जो सिलेबस है वो हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि सिलेबस डिफरेंस नहीं है आप लोगों का। दूसरी बात दोस्तों, ये जो क्लास मैं दे रही हूँ, आप अगर यूपी टेट का भी एग्ज़ाम देंगे, जैसा कि यूपी में यूपी टेट होने वाला है दिसंबर तक, वो भी देखने को आपको मिलेगा। तो आपका यहाँ से यूपी टेट का जो सिलेबस है ना वो भी कवर होता जाएगा। और सुपर टेट के जो 10 क्वेश्चन सीडीपी बाल मनोविज्ञान के आते हैं, आपका यहाँ पूरा से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपके 3 फायदे हैं, आपका सीटेट तो निकलेगा ही, यूपी टेट अगर कोई भर्ती आ रही है उसमें बाल मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक हैं, वो सब कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग टॉपिक देख ही पा रहे होंगे, लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में आज जानेंगे हम लोग। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद जो 20 अगस्त को क्वेश्चन किए गए से रिलेटेड उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इनका पासवर्ड है नैतिक दुविधा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो टॉपिक मैंने पहले भी बताया था कि जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम लोग उसे कवर करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए लॉरेंस कोहल वर्ग से 2 क्वेश्चन है, वाइगोस्की से 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, और जो आपका जीन पियाजे टॉपिक है यहाँ से 3 क्वेश्चन ले रहा है, हार्वर्ड गार्डनर से 2 क्वेश्चन ले रहा है, तो आप खुद देख पा रहे सिर्फ 3-4 टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं को कवर करना है। और आप जानते हैं कि कंटेंट वाले क्वेश्चन सिर्फ 15 नंबर के पूछे जाते हैं। जब 10 नंबर आपके यहाँ से कवर हो गए तो 5 नंबर आपके कहाँ से मिलेंगे, वो भी मैं जैसा कि क्लास दे रही हूँ बताते जा रही हूँ कि दोस्तों आपको इस टॉपिक से इतने नंबर मिलेंगे, इतने क्वेश्चन मिलेंगे। रही बात 15 की पेडागोजी आपको किस तरह करनी है, मैं इस तरह से बताऊंगी दोस्तों कि आपको थोड़ा सा भी, बस आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस उस पैटर्न को समझ लेंगे ना, आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देख पा रहे होंगे नैतिक दुविधा, नैतिक विकास का सिद्धांत, इनके बारे में जो है कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये जो है दोस्तों आपके टेट में पूछता है, ठीक है, टेट के एग्जाम में, चाहे आपका यूपी टेट हो या फिर अदर किसी भी स्टेट से आपके हो जहाँ पे टेट एग्जाम होता है, तो आपसे ये इस तरह के फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इनका अध्ययन हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित था, जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। किस पर आधारित था? हिंज नामक व्यक्ति पर। अगला पॉइंट जो दिया गया है, कोहल वर्ग का प्रयोग 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ये आपका सीटेट में भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम पूछा हुआ है। यूपी टेट में यहाँ से ज़्यादा पूछता है, यूपी टेट और सुपर टेट में। अगला पॉइंट जो दिया गया है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि नैतिक तर्कड़ा का परिणाम होता है, जिसका एक भाग नैतिक दुविधा है। ये दोस्तों आपका सीटेट का पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
अगला जो देख पा रहे नैतिक विकास के चरण। नैतिक विकास के चरण में कौन कौन से चरण हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे इनके 3 चरण हैं। पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरावादी, जो कि 3 से 10 वर्ष तक होता है। यहाँ पे आप ये तीनों याद भी रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला जो है इनका सेकंड वाला वो है परंपरागत रूढ़िवादी नैतिक अवस्था, जो कि 10 से 13 वर्ष तक होता है। तीसरा जो है वो है उत्तर परंपरागत यानी उत्तर नैतिक अवस्था, जो कि 13 से 16 वर्ष तक होता है। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं, पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरावादी, जो कि 3 से 10 वर्ष है। यहाँ पे आप देख पा रहे इसके 2 भाग हैं, एक है अहम केंद्रितता, दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, अहम केंद्रितता में आप देख पा रहे स्वार्थी बच्चा। जैसे कोई बच्चा है वो बोलता है कि सारी मिठाई मुझे दे दो, तो अगर दंड और आज्ञा पालन में क्या होता है कि माता पिता का जो उन पर नियंत्रण होता है कि कुछ मिठाई जो है उनसे बोलेंगे कुछ मिठाई जो है छोटे भाई को भी दे दो। तो इसमें जो है नैतिक दुविधा में बच्चा फंस जाता है। एक तो वो सारी मिठाई खुद लेना चाह रहा है, खुद खाना चाह रहा है, लेकिन वो क्या है, अहम केंद्रित है। अगर जो है वही पेरेंट्स बोल देते हैं उस पर एक तरह से दंड, या कि हाँ मैं जो है किसी तरह का दंड देने की कोशिश करें कि हाँ कुछ मिठाई जो है बच्चे को दे दो, नहीं तो मार पड़ेगी या ऐसा कुछ, तो बच्चा उसमें जो है नैतिक दुविधा में फंस जाता है। तो ये माता पिता का नियंत्रण होता है, इसमें आता है दंड एवं आज्ञा पालन। दूसरा होता है अहम केंद्रितता। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जैसा कि यहाँ पे खुद से स्वार्थी बच्चा है और यहाँ पे जो है एक दंड एवं आज्ञा पालन का है नियंत्रण, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें जो भी आएगा इससे रिलेटेड अहम केंद्रितता एवं दंड एवं आज्ञा पालन से, तो आप इसको कर लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे इस अवस्था में नैतिक का अभाव है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नैतिक बाह्य कारकों से आती है, यह अवस्था दंड से निर्धारित होती है। अगला जो है दोस्तों दूसरा पॉइंट जो आप लोग इसका नैतिक इनकी जो नैतिक अवस्था है उनका सेकंड जो है आप देख पा रहे होंगे नैतिक या रूढ़िवादी परंपरावादी अवस्था, जो कि 10 से 13 वर्ष है। कन्वेंशनल स्टेज, यहाँ पे फर्स्ट इसके 2 पार्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, ठीक है, और सेकंड वाला है कानून व्यवस्था अवस्था। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में क्या होता है, ये जो है अनुकरण एवं स्वीकृति है। ठीक है, जैसे अगर पापा बोलते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के पापा बोलते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ नहीं रहा है या शर्मा जी का बेटा जो है वो पढ़ लिख कर आगे जा रहा है, टॉप किया है, तो इस तरह से वो जैसे देख के उस चीज़ को बोलते हैं करने को, खुद बच्चे को उस तरह से कहते हैं कि हाँ ये जो है अनुकरण द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा जो होता है कानून व्यवस्था अवस्था, जो कि आप देख पा रहे वैधानिक नियमों को मानते हुए आत्मनिर्भरता। मैं अपना बच्चा बोलेगा कि मैं अपना निर्णय खुद लूंगा, इस तरह के आपके क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, तो वो कानून व्यवस्था अवस्था होगी। जबकि अनुकरण एवं स्वीकृति जो है ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अवस्था होगी। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो इसके नैतिक अवस्था के जो भाग हैं। इसमें जो पॉइंट है, आप अच्छा करो समाज आपकी तारीफ करेगा। अगला जो दिया गया है उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरावादी या फिर उत्तर रूढ़िवादी अवस्था, जो कि 13 से 16 वर्ष तक होता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसके 2 पार्ट इसके भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक अनुबंध में क्या होता है, अपना अपना स्वार्थ होता है कि तुम मुझे मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे हैं कि तुम मुझे जैसे एग्जांपल इसमें आप देख पा रहे होंगे, तुम मुझे टमाटर तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ये अपना अपना इसमें स्वार्थ होता है, इसमें आता है सामाजिक अनुबंध में। वहीं सार्वभौमिक नैतिकता इसमें आती है कि आप जो है दूसरों का भला कर रहे हैं, लेकिन आपका हो या ना हो दूसरों का भला होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसे खिलाओ मैं भूखा रह लूंगा, तो ये किस में आएगा, सार्वभौमिक नैतिकता में आएगा। और सामाजिक अनुबंध में सिर्फ अपना अपना स्वार्थ होता है। इसमें यह है कि किसी की हेल्प आप कर रहे हो कि उससे फायदा हो या ना हो, लेकिन आपको हो या ना हो सामने वाले को होना चाहिए, तो ये सार्वभौमिक में आएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। लॉरेंस कोहलबर्ग का ये सिद्धांत उनकी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से ली गई है। तो ये जो है इनकी जो पुस्तक है, ये जो सिद्धांत है इनका, इनकी बुक जो दी गई है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसी से ली गई है। इस बुक को नाम को जो है आप याद रख सकते हैं। ये आपका यूपी टेट या फिर टेट के एग्जाम कोई भी अदर स्टेट का है उसमें और सुपर टेट में पूछा जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं दिया है। इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक
सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं दिया है। और दूसरा अगला पॉइंट है, उन्होंने अपने प्रयोग में महिलाओं बालिकाओं को शामिल नहीं किया गया है। ये काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन, और इस बार भी जो आपका 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। अगला पॉइंट जो है, उनका मानना था कि नैतिक तर्कड़ा एवं नैतिक व्यवहार के बीच गहरा संबंध है, ये इनके द्वारा माना गया। दोस्तों ये चारों पॉइंट जो दिया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये 3 जो है आपके सीटेट में बहुत एक तरह से, जैसा कि मैंने बताया, ये आपका पूछा गया अभी 20 अगस्त को, तो इन तीनों में से ही सिर्फ आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा जो इसका जो अलग अलग तीनों के नैतिक अवस्था है, इनमें से जो अलग अलग दोनों के पार्ट है यानी 6 हो जाते हैं अगर हम देखें तो। 2 जो है फर्स्ट के पूर्व परंपरागत के, 2 है परंपरागत के, और 2 हैं उत्तर परंपरागत के। तो इस तरह से नैतिक अवस्था 3 है, लेकिन उसके अंदर जो है डिवाइड किया गया 2-2 में, तो 6 आप देख सकते हैं। इस तरह से पूछा जाता है। अब इसके बाद जो है दोस्तों, जितना भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इतने के अंदर ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो 20 अगस्त को पूछा गया है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो है दोस्तों आपसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ना कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक, अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा है, और इसमें से जो लॉरेंस कोहलबर्ग के तीनों अवस्थाएं उसको देखा है, वो तीनों अवस्थाओं के जो 2-2 पार्ट हैं उसको हमने देखा है। तो इसमें आपने देखा होगा कि बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये अभी जो है किसका पॉइंट आपने पढ़ा है, सेकेंड में जो सेकेंड अवस्था थी, परंपरागत अवस्था, उसमें जो 10 से 13 वर्ष वाली थी, उसमें आपने पढ़ा है। तो आप इसमें कौन सा आंसर करेंगे? उत्तर तो होगा नहीं, पूर्व होगा नहीं, पारंपरिक अवस्था। ऑप्शन जो 3rd इसका है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सिर्फ आपने कितना आपको टाइम लगा है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग से, ये आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैरल ग्लिगन ने गोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। फर्स्ट दिया गया सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, सेकंड है नारीवादी दृष्टिकोण से, 3rd है आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, 4th है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो आपने क्या देखा है कि कोहल वर्ग के प्रयोग में महिला नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो आप देख पा रहे सेकंड नारीवादी दृष्टिकोण से, यही जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। तो दोस्तों आप इस तरह से देख पा रहे होंगे कि इसी तरह से मैंने सारा क्लास आपको दिया है, जितने भी इससे पहले 4 क्लास हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक है, जो सीटेट में जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सबसे पहले हम उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन, इसीलिए दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर यानी जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं दिसंबर 2022 में और 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, या फिर उससे पहले जो ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं, उसका क्वेश्चन ना करा करके मैं आपके जो 20 अगस्त को एग्जाम में, यही आपका लेटेस्ट है, जो चेंज हुआ है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ सकता है, जैसा कि ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन जो एग्जाम हुआ है ये आपका फर्स्ट टाइम हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोस्तों किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं आगे आने वाले एग्जाम में। तो इस तरह से हमको तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जोड़िएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।